हेलो, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के हमारे इस क्लास में। और आज 26 जनवरी है, तो पहले सभी लोगों को 26 जनवरी की बहुत-बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। और इस बार 26 जनवरी अर्थात गणतंत्र दिवस पर हमारे मुख्य अतिथि यूरोपियन यूनियन कमीशन के अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयेन और यूरोपियन काउंसिल की अध्यक्ष एंटोनिया कोस्टा आए हुए हैं। ठीक है, तो हम सुबह देखेंगे परेड को, अर्थात जो कर्तव्य पथ पर परेड होता है ना, उसको हम टीवी में लाइव आता है। देखो, पहले कर्तव्य पथ का नाम राजपथ था, और इस बार जो सीआरपीएफ की एक अधिकारी हैं सिमरन बाला, वो 140 मैन को लीड करेंगी, और वो ऐसा करने वाली पहली महिला होंगी। तो यार परेड काफी देखने लायक होगी। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज के अपने प्रश्नों की तरफ। उससे पहले यार आप लोग सवाल को नोट भी कर सकते हो, ठीक है। और जो मैं बातें बीच में बताता हूँ उसको भी नोट कर लिया करो। बाकी अगर आपका कोई डाउट या कोई प्रश्न नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। चलिए देखते हैं प्रश्न आपका पहला। पहला प्रश्न है, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट किस विभाग से संबंधित है? तो यह हमारा है रेलवे विभाग से। किससे? रेलवे विभाग। अरे यार ये क्या आ गया भाई, आंसर बी हो जाएगा। लेकिन हमें समझ लेना है कि जो वर्तमान में रेल मंत्री हैं वो अश्विनी वैष्णव हैं, और ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर भी हैं, अर्थात सूचना प्रसारण एवं प्रौद्योगिकी मंत्री, जिसे शॉर्ट में मेटी भी कहते हैं। और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन चेयरमैन को अध्यक्ष भी कहा जाता है, वर्तमान में सतीश कुमार है। और ये आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, जो छोटा छोटा हुआ लिखा हुआ है? अगर नहीं दिखाई दे रहा है, ये मैं जगह बचाने के लिए लिखा हुआ हूँ। अगर ऐसा आपको नहीं दिख रहा हो तो आप बता देना कि ये नहीं दिख रहा था। अगले बार से मैं थोड़ा कलम मोटी कर लूंगा। और जो भारत के प्रथम रेल मंत्री थे वो जॉन मथाई थे। भारत की प्रथम महिला रेल मंत्री ममता बनर्जी जी थी, जो कि वर्तमान में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री भी हैं। और रेल विकास निगम लिमिटेड के एमडी एंड चेयरमैन, और इसे शॉर्ट में RVNL भी कहते हैं, अभी इसके एमडी चेयरमैन सलीम अहमद चुने गए हैं। अभी जस्ट दिसंबर में इनकी नियुक्ति हुई थी, तो आप इन्हें याद रखना। और अभी मैं कल बताया था कि सुकन्या समृद्धि योजना, जिसको 22 जनवरी 2026 को 11 वर्ष कंप्लीट हो गए, उसे 22 जनवरी 2015 को शुरू किया गया था। वो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आती है। वर्तमान में वित्त मंत्रालय कौन है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है। वित्त मंत्री हमारे देश में जितने भी बैंकिंग या जीएसटी या टैक्स संबंधित मामले हैं उनको देखता है। और भारतीय रेल, तो इसको भारतीय रेलवे ने शुरू किया। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने गूगल के एआई प्लेटफॉर्म जेमिनाई के साथ 270 करोड़ रुपए की डील पर हस्ताक्षर किया है? तो इसको किया है बीसीसीआई ने। अभी मैं कल बताया था कि एआई से संबंधित कानून लागू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? दक्षिण कोरिया, अर्थात साउथ कोरिया। तो एआई से संबंधित जितने भी चीजें मुद्दे उभर कर आ रहे थे कि लोगों की सेफ्टी सिक्योरिटी को सुनिश्चित करने के लिए, ताकि किसी का भी इमेज समाज में खराब ना हो। जैसे क्या होता है कि कोई वीडियो एआई बनाता है, तो कुछ वीडियो वो ऐसे रियल जैसा लगता है, या कोई ऐसा इमेज जनरेट करता है तो जो बिल्कुल रियल लगता है, तो आदमी समझ नहीं पाता है कि एआई है अर्थात रियल है। तो इसी को रेगुलेट करने के लिए साउथ कोरिया ने नए कानून लाए हैं, ताकि उसमें साफ साफ उसने लिखा है कि अगर कोई हाँ एआई संबंधित वीडियो है तो आपको बताना होगा कि ये एआई, उसको लेबल करना होगा, ताकि लोगों को पता चल सके कि ये एआई वीडियो है, एआई जनरेटेड है। कल मैंने इसके बारे में बताया भी था। तो एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
गूगल की जो आई है चैटबॉट, ठीक है, तो उसका नाम क्या है, जेमिनाई। आप लोग इसका काफी यूज भी करते होंगे, कई लोग फोटो बनाने में या फिर कार्टून बनाने में, ठीक है ना। तो इसके जेमिनाई ने अभी बीसीसीआई के साथ डील साइन किया है। क्या होता है कि जब देखो भारत में कोई क्रिकेट हो रहा है ना, भारत में जितने जो भी क्रिकेट होता है उसको बीसीसीआई कंट्रोल करती है। तो भारत में जब भी क्रिकेट होता है तो आप देखे होंगे कि जेमिनाई जेमिनाई का लोगो भारत की क्रिकेट की टीम या जो हमारी पिच होती है उस पर इसका कहीं ना कहीं प्रचार होता है। तो इसीलिए इसको प्रचार प्रसार करने के लिए जेमिनाई ने बीसीसीआई के साथ डील साइन किया है। बीसीसीआई का पूरा नाम है बोर्ड ऑफ क्रिकेट फॉर कंट्रोल इंडिया। तो भारत में जितने भी क्रिकेट होते हैं उनसे संबंधित मामलों को बीसीसीआई देखता है। इसकी स्थापना 1928 में, इसका मुख्यालय अर्थात हेड क्वार्टर, HQ मतलब हेड क्वार्टर्स, इसको 60 में मैं लिखता हूँ मुख्यालय। इसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में। HQ जहां भी लिखो समझो मुख्यालय है, हेड क्वार्टर्स, ठीक है। और वर्तमान में बीसीसीआई की जो सचिव हैं देवजीत सैकिया, इसके पहले जय शाह थे, अमित शाह के बेटे थे। और वर्तमान में अध्यक्ष अध्यक्ष को बोलते हैं प्रेसिडेंट या चेयरमैन भी बोलते हैं, ठीक है। वर्तमान में मिथुन मन्हास है और वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला। और ऊपर मैंने यहाँ पे लिखा है BWF, इसका पूरा नाम है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। तो अभी इसकी चेयरपर्सन PV सिंधु को चुना गया था, जो कि बैडमिंटन से संबंधित है। अभी हाल ही में साइना नेहवाल ने बैडमिंटन से संन्यास ले लिया है। और यहाँ पर मैंने लिखा इंडियन आर्मी, तीसरा ऑप्शन। वर्तमान में इंडियन आर्मी के चीफ उपेंद्र द्विवेदी है। इंडियन आर्मी अर्थात भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। चौथा ऑप्शन RBI रखा है। RBI का पूरा नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, जब अंग्रेजों का शासन था। लेकिन उस समय यह प्राइवेट बैंक था। कैसा बैंक था, प्राइवेट। प्राइवेट को हिंदी में बोलते हैं निजी बैंक। लेकिन बाद में जब देश हमारा आजाद हुआ तो 1 जनवरी 1949 को इसको सरकार के अंतर्गत सरकारी कर दिया गया, अर्थात नेशनलाइज कर दिया गया। तो सवाल पूछा जाता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 1 जनवरी 1949 को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ चुका है, ठीक है। और वर्तमान में RBI के गवर्नर कौन है, संजय मल्होत्रा, जो कि 26वें नंबर के हैं। RBI का मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में। RBI क्या करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे भारत में जितने भी बैंक है उन सभी को ये रेगुलेट करता है। तो इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी भी कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा है आपके सामने, CRPF के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल अर्थात उप महानिरीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो श्री ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, ये तो वर्तमान में डायरेक्टर जनरल है इसके। लेकिन अभी हाल ही में जो DIG, साथ में DIG कहते हैं, उप महानिरीक्षक रविशंकर छवि को चुना गया, ठीक है। राकेश अग्रवाल पहला ऑप्शन, जो कि NIA के चीफ है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। प्रवीण कुमार बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अभी को चीफ चुना गया है। शत्रुजीत सिंह कपूर अभी ITBP का हेड इनको चुना गया है। ITBP मतलब इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। ये सब पैरा मिलिट्री फोर्स है, ITBP, BSF, CRPF, SSB। तो ये सब पैरा मिलिट्री फोर्स हैं जो कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती हैं। और देखो प्रवीण कुमार जो वर्तमान में BSF के हेड हैं, ये पहले ITBP के हेड थे। और जो शत्रुजीत सिंह कपूर हैं, ये वर्तमान में क्या है, ITBP के हेड है, ठीक है ना। तो प्रवीण कुमार जो है कहाँ से आए, BSF से, अरे ITBP से। लेकिन वर्तमान में किसके हेड है, BSF के हेड। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ BSF के चीफ या चेयरमैन, जो भी बोल दो, हेड राकेश अग्रवाल, NIA के चीफ, ITBP के चीफ, ठीक है। और CBI के चीफ कौन है, इनका भी नाम प्रवीण से है, ठीक है। इनका नाम है प्रवीण सूद, प्रवीण सूद। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर है जिसमें कचरे का डंपिंग स्थल शून्य हो गया है। तो डंपिंग स्थल क्या होता है कि जहां पर कचरा फेंका जाता है, जैसे शहर के जितने भी कचरा होते हैं, जो लोग कचरा देते हैं, कचरा गाड़ी जो आती है लेकर जाती है,
तो कहीं तो कचरा डंप किया जाता होगा, मतलब जो कचरे का ढेर, जैसे गांव में से घूरा बोलते हैं ना कि वहाँ कचरा लगाया जाता है, तो उसे डंपिंग बोलते हैं। तो जो कचरे का ऐसे पूरा ढेर बनता है, अगर बहुत शहर का सारा कचरा एक ही जगह जमा होगा, आप जब कहीं देखोगे कहीं कहीं शहर का एक ही जगह कचरा जमा होता है, तो उसको डंपिंग स्थल बोला जाता है। तो अभी डंपिंग स्थल शून्य हो गया है, इसका मतलब है कि जो भी कचरा डेली आ रहा है उसको रिसाइकल किया जा रहा है, वहां पर कचरा बच ही नहीं रहा है। तो इसको उत्तर प्रदेश का जो लखनऊ शहर है इसने किया है, जहां पर कचरा कोई नहीं बचेगा, डेली का डेली कचरा रिसाइकल हो जाएगा। समझ में आ गया ना, डंपिंग स्थल किसे कहते हैं? लखनऊ। अभी लखनऊ में जो अंधे लोग होते हैं उनके लिए भारत की पहली ब्रेल लाइब्रेरी खोली गई है। लखीमपुर खीरी नाम सुनते हो जैसे तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए दुधवान नेशनल पार्क। दुधवान नेशनल पार्क कहाँ है? लखीमपुर खीरी में नेशनल पार्क, एनपी मतलब नेशनल पार्क। नेशनल दुधवान नेशनल पार्क, नेशनल पार्क को हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय उद्यान, और ये भारत और नेपाल के बॉर्डर पर स्थित है। ये एग्जाम्स में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है। तो और एक वाल्मीकि नेशनल पार्क है जो कि बिहार में है, वो भी एग्जाम्स में कई बार पूछा जा चुका है। वाराणसी आपको पता है, यहाँ पर काशी विश्वनाथ मंदिर है जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। पहला ज्योतिर्लिंग गुजरात का सोमनाथ मंदिर है। अभी वहां पर एक भद्रकाली शिलालेख का वर्णन किया, मतलब वहां पर भद्रकाली शिलालेख पाया गया था। ठीक है ना, तो इसलिए वो सोमनाथ मंदिर चर्चा में था। कुशीनगर मैंने चौथा ऑप्शन रखा है। यह उत्तर प्रदेश का एक जिला है जहां पर गौतम बुद्ध को मृत्यु प्राप्त हुई थी, अर्थात जहां पर गौतम बुद्ध की, देखो, गौतम बुद्ध के मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुई थी, और गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। और गौतम बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया था। गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, ये आप तो जानते ही होंगे, फिर भी जो इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूँ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस देश की जनसंख्या में लगभग 30 लाख की गिरावट दर्ज की गई है? तो ये चाइना में की गई है। चाइना की जनसंख्या भी बहुत तेजी से घटी है। ठीक है ना। वर्तमान में चाइना के जो प्रेसिडेंट है, कौन है? सी जिनपिंग। चाइना की राजधानी कहाँ है? चाइना की राजधानी बीजिंग। और चाइना की करेंसी बीजिंग राजधानी। ठीक है। और इसकी करेंसी क्या है? करेंसी मतलब मुद्रा, रेन मिनबी। क्या है? रेन मिनबी। जापान, जापान की राजधानी टोक्यो, जो कि होन्शु द्वीप पर है। जापान की मुद्रा एन है। जापान की संसद का नाम डाइट है। ईरान की राजधानी तेहरान। अभी ईरान काफी मतलब यहाँ पर विवाद हो रहा था, तो भारत ने ईरान से अपने देशवासियों को निकालने के लिए ऑपरेशन स्वदेश चलाया था। अभी वहां पर डोनाल्ड ट्रंप का काफी हस्तक्षेप दिख रहा है। इसलिए इस सिंगापुर मैंने ऑप्शन रखा है। अभी हाल ही में सिंगापुर की एक पर्यावरणविद थी, अर्थात पर्यावरण का संरक्षण करने वाली, उनका नाम था कृतिदा मेकानी। उनका 66 वर्ष की आयु में हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई है। उनको सिंगापुर की लेडी ट्री लेडी भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने सिंगापुर में 76,000 से ज्यादा पेड़ों को लगवाया था। और इनको सिंगापुर का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार, जिसका नाम है राष्ट्रपति पर्यावरण पुरस्कार, 2015 में दिया गया था। ये कल अभी मैं बताया था। सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर सिटी। ठीक है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वर्ष 2025 का इंदिरा गांधी शांति निःशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है ग्रासा मेचेल को। किसको? पहला वाला ऑप्शन सही हमारा, ग्रासा मेचेल। ए भाई 1,000। ठीक है, इनको दिया गया है। लेकिन
देखो ये पुरस्कार जो है कि जो लोग भी अगर समाज के गरीब वर्ग का उत्थान करते हैं या देश में शांति स्थापित करने के लिए काम करते हैं। नहीं, शस्त्रीकरण का अर्थ होता है कि शस्त्र उठाने से उसको बचाना, ताकि देश में युद्ध का माहौल ना हो। तो इन चीजों में जो देश को डेवलप करने में योगदान देते हैं, तो इसके लिए ये इंटरनेशनल प्राइज है। तो दुनिया में जो भी लोग युद्ध को बचने से रोकते हैं, होने से रोकते हैं, ऐसा काम करते हैं शांति स्थापित करने में और दुनिया के कमजोर वर्गों को ऊपर उठाने में, तो इसके लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1986 में हुई थी। इसमें जो प्राइज दिया जाता है 25 लाख दिया जाता है। तो ये अभी जो ग्रेसा मेचेल को दिया गया है, ये मोजाम्बिक की रहने वाली है। इन्होंने जो कमजोर वर्ग होते हैं समाज के, उनके लिए काम किया था और ये मोजाम्बिक की ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है। ह्यूमन राइट्स मतलब कि लोगों के अधिकार के लिए काम करने वाली। और ये मोजाम्बिक की पहली शिक्षा मंत्री भी हैं। और जो बी वाला ऑप्शन है मिशेल बैचलेट, इनको 2024 वाला यह पुरस्कार दिया गया था। और चिली की पहली महिला राष्ट्रपति है मारिया कोरिना मचाडो। इनको नोबेल पीस प्राइज 2025 दिया गया था, अर्थात नोबेल का शांति पुरस्कार। नोबेल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ये अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है, जिसकी शुरुआत 1901 में हुई थी। तो अब इनको वेनेजुएला की रहने वाली मारिया कोरिना मचाडो को दिया गया था और इन्होंने अपना जो पुरस्कार है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सौंप दिया है, अर्थात उनके साथ साझा कर लिया है। तो इसलिए एग्जाम से पूछा जा सकता है कि मारिया कोरिना मचाडो कहाँ की रहने वाली है, या इनसे कोई भी एग्जाम्स में रिलेटेड सवाल जरूर आएगा। चौथा ऑप्शन रखा है उर्मिला सत्यनारायणन। अभी इनको नृत्य कला निधि पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया था और ये भरतनाट्यम कलाकार है। ठीक है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है और इस बार का संगीत कला निधि पुरस्कार जेके श्री राम कुमार को दिया गया था। ठीक है, 2 कला निधि पुरस्कार है, नृत्य कला निधि पुरस्कार और संगीत कला निधि। नृत्य वाला तो इनको दिया गया और संगीत वाला जेके श्री राम कुमार, लिख लो। अगला प्रश्न है स्ट्राइप्ड टाइगर बटरफ्लाई को किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य का तितली घोषित किया गया? तो ये चंडीगढ़ का। स्ट्राइप्ड मतलब होता है धारीदार। धारीदार में जो तितली होगी ना, एक तितली है चंडीगढ़ की जिसके ऊपर ऐसे धारी धारी मतलब ऐसे ऐसे चिन्ह बने, तो स्ट्राइप्ड का मतलब धारीदार। ठीक है, तो चंडीगढ़ की जो स्ट्राइप्ड टाइगर बटरफ्लाई है, इसको स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया गया है। चंडीगढ़ भारत का झुग्गी मुक्त होने वाला पहला शहर बन गया है। चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी। और उड़ीसा, अभी मैं बताया था कि किडनी रोगों की रजिस्ट्री शुरू करने वाला उड़ीसा राज्य बन गया। ठीक है, उड़ीसा में नुआखाई महोत्सव मनाया जाता है और रथ यात्रा, धनु यात्रा। उड़ीसा में कोणार्क का सूर्य मंदिर है, लिंगराज मंदिर और जगन्नाथ मंदिर। ठीक है, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और यहाँ के राज्यपाल हरिबाऊ कंबमपति। अगला ऑप्शन में रखा है गुजरात। अभी गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने यहाँ पर कैंसर का पता लगाने के लिए, अर्थात कैंसर की जांच करने के लिए, जो कि गांव गांव तक हो जाएगी, आशा नामक वैन यूनिट का शुरुआत किया है। गुजरात में गिर नेशनल पार्क है जो कि एशियाई सिंहों के लिए प्रसिद्ध है। अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर नाम दफा नेशनल पार्क है। अभी अरुणाचल प्रदेश के सियांग घाटी में पैराकैम्फेरिया अल्बा नामक अदरक की नई प्रजाति खोजी गई है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। और अरुणाचल प्रदेश को बोलते हैं उगते, अर्थात यहाँ पर सबसे पहले जो सूर्य दिखाई देता है हमारे भारत में, वह अरुणाचल प्रदेश में ही दिखाई देता है। उगते सूर्य का देश जापान को बोला जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय रेलवे ने पहली बार यात्रियों की सुरक्षा के लिए मानव रूपी रोबोट ASC अर्जुन किस शहर में तैनात किया है? तो इसको विशाखापट्टनम में किया है। विशाखापट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश में है। तो ये जो रोबोट है ना,
ह्यूमन की तरह दिखेगा। मानव रूपी रोबोट का मतलब है जिसे इंसान की तरह दिखेगा या, लेकिन रोबोट है। तो ये पहली बार ऐसा हुआ है कि भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा के लिए, तो कैसे सुरक्षा होगी, भीड़ मैनेजमेंट करके। जैसे जब कभी रेलवे स्टेशन पर बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है, तो जब भीड़ हो जाएगी तो ये रोबोट क्या करेगा कि एआई की मदद से देखिएगा कि बहुत ज्यादा भीड़ है, तो इसको ये इंफॉर्मेशन को कंट्रोल रूम तक पहुंचाएगा, और वहां से जो आरपीएफ के जवान है आकर भीड़ को मैनेज करेंगे और घुसपैठियों की पहचान करेगा। अगर यात्रियों के बीच कोई ऐसा व्यक्ति, संदिग्ध व्यक्ति है जिसे नुकसान हो सकता है भारतीय रेलवे को, तो इसमें क्या है ना कि चेहरा पहचानने की इसमें क्वालिटी डाली गई है इस रोबोट में। तो जिस व्यक्ति की चेहरा पहचानेगा कि यह संदिग्ध है, तो इसको भी आरपीओ को सूचना इसकी देगा। और ये रेल से संबंधित होने वाली जो सार्वजनिक घोषणा है कि ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म पर है, तो इसकी भी ये घोषणा करेगा। दूसरी बात, इसे जो वहाँ के जनरल यात्री हैं, जैसे जो जाने वाले लोग हैं, स्टेशन पर रहने वाले यात्री हैं, वो इससे सवाल भी पूछ सकते हैं। अगर उनको कोई समस्या है कोई चीज लेकर, टिकट संबंधित या रेलवे प्लेटफॉर्म संबंधित, तो आप उससे सवाल भी पूछ सकते हैं। तो इससे काफी मदद मिलेगी। और यह रेलवे यात्रियों को नमस्ते कहता है, और जो वहाँ के मतलब रेल के बड़े अधिकारी हैं उनको सैल्यूट करता है, जो ये रोबोट है। नाम क्या है इसका, एएससी अर्जुन, याद रखना। इसको जो है ईस्टर्न कोस्टर्न रेलवे अर्थात पूर्वी तटीय रेलवे के इंस्पेक्टर जनरल आलोक बोहरा की निगरानी में बनाया गया है। आलोक बोहरा, तो ये पूर्वी तटीय रेलवे में विशाखापत्तनम नामक स्टेशन पर इसे पहली बार तैनात किया गया। नागपुर, अच्छा, आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है, अमरावती। वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है एन चंद्रबाबू नायडू। नागपुर जो कि महाराष्ट्र का शहर है, अभी यहाँ पर सिकल सेल अनीमिया से को स्क्रीनिंग करने के लिए, सिकल सेल एनीमिया एक बीमारी होती है जिसको स्क्रीनिंग करने के अवरोधय अभियान को शुरुआत किया गया था। यहाँ पर क्या होता है कि जिन लोगों को अगर सिकल सेल एनीमिया का जल्दी पता लग जाए तो उनकी जल्दी दवाई शुरू हो सकती है और वो बच सकते हैं, क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं है बीमारी का, यह एक अनुवांशिक बीमारी है। तो अगर इसका जल्दी स्क्रीनिंग हो जाए तो आदमी को सुधारा जा सकता है। पहला ऑप्शन में रखा है पुरी। तो पुरी जो शहर है यह उड़ीसा का शहर है, और यह स्वच्छ नल से स्वच्छ जल उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। बेंगलुरु, अभी जो हमारा नुम्बियो इंडेक्स आया था, ठीक है, इसमें भारत में जो भारत का टॉप वाला शहर है वो बेंगलुरु रहा है। बेंगलुरु कर्नाटक का एक शहर है, तो नुम्बियो इंडेक्स में बेंगलुरु टॉप पर आए। और दुनिया का जो सबसे दुनिया में टॉप पर कौन रहा है, चीन का किंगदाओ शहर। तो इससे इतना प्रश्न आप याद रखो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया, इसे नेशनल वोटर्स डे भी कहते हैं। तो इसका उद्देश्य होता है लोकतंत्र में, जो हमारा देश डेमोक्रेटिक देश है, इसमें वोट के महत्व को बताना। कई लोग वोट ही नहीं देने जाते हैं, तो इसी को देखते हुए जब देखा गया कि वोट नहीं दिया जा रहा है, कई लड़के या युवा इसमें रुचि नहीं ले रहे हैं, तो इसीलिए इसको दिवस के रूप में घोषित कर दिया गया। पहली बार इसे 2011 में मनाया गया था, तो यह 16वां वाला है। जो 2026 का है यह 16वां है, ठीक है, 2026 में, इसे याद रखना। और ये 25 जनवरी को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। भारतीय निर्वाचन आयोग यहाँ पर होना चाहिए, मैं राष्ट्रीय लिख दिया हूँ। तो भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी, इसलिए हम 25 जनवरी को मनाते हैं। और वर्तमान में भारतीय निर्वाचन आयोग के निर्वाचन आयुक्त कौन है, ज्ञानेश कुमार। इनको अभी IIT कानपुर ने सम्मानित किया था। और 2026 की थीम क्या है, माई इंडिया माई वोट, अर्थात मेरा भारत मेरा वोट। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, बी वाला, ठीक है। आज तो 26 जनवरी है, तो गणतंत्र दिवस है। 24 जनवरी को भी नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया गया है, अर्थात राष्ट्रीय बालिका दिवस। और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी 24 जनवरी को, और उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस भी 24 जनवरी को।
16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, 19 जनवरी को कोक बोरो दिवस मनाया गया, जो कि त्रिपुरा की एक भाषा है कोक बोरो, उसके उपलक्ष्य में मनाया गया। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस, 4 जनवरी ब्रेल दिवस, 1 जनवरी विश्व परिवार दिवस और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस, 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन दिवस और अभी भारत सरकार ने 23 सितंबर को घोषित किया है आयुष दिवस। और हाँ, 5 जून को पर्यावरण दिवस, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, 5 दिसंबर विश्व मृदा दिवस, 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस, 22 मार्च विश्व जल दिवस, 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस, विश्व पृथ्वी का पृथ्वी दिवस, ठीक है। तो ये जो इकोलॉजी से संबंधित अर्थात पर्यावरण से संबंधित दिवस है, ये एग्जाम्स में कई बार पूछे गए हैं, तो इसलिए मैं इसे आपको रिवाइज करवा देता हूँ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो हमारा आज का लास्ट प्रश्न है। कलाडी उत्पाद जिसे जीआई टैग प्राप्त है, यह किस राज्य से संबंधित है? तो यह जम्मू कश्मीर संबंधित है। यह वहाँ का एक मिठाई है जो कि पनीर से बनाया जाता है। पनीर को ये लोग धूप में सुखा देते हैं, उसमें बाद में थोड़ा चीजें मिलाकर इसको ये 5 से 6 दिन तक सही रहती है, उसके बाद ये खराब होने लगती है। तो इसको राष्ट्रीय स्तर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने के लिए इसकी अवधि ज्यादा होनी चाहिए ना, कि ताकि ये लंबे समय तक टिकी रहे, खराब ना हो। तो इसी को लेकर जो हमारे यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बोला है कि इसमें कुछ भी करो आप, लेकिन इसको लंबे समय तक लिए सही रहे, अर्थात ये खराब ना हो, इसको ऐसे बनाओ, ठीक है। तो इसलिए अभी चर्चा में रही कलाडी उत्पाद, कहाँ की है? जम्मू कश्मीर की एक मिठाई है। तो जम्मू कश्मीर की एक जो डोगरा कम्युनिटी है, वो लोग इसे बनाते हैं। जम्मू कश्मीर में हमारा है डल झील, उलर झील। उलर झील को जो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील उलर झील, और डल झील कहाँ है? श्रीनगर में। और जम्मू कश्मीर में हमारा है डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, दचीग्राम नेशनल पार्क। और डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में है, और डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार गोवा में। जो डॉक्टर सलीम अली थे, उन्होंने पक्षियों के संरक्षण के लिए काफी काम किया था, इसलिए उन्हें द बर्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है और गोवा की राजधानी पणजी है, जो कि मांडवी नदी पर स्थित है। ये एग्जाम्स में एक बार पूछा भी गया कि गोवा किस नदी के तट पर स्थित है? राजस्थान। राजस्थान की राजधानी जयपुर। अभी जयपुर में इंडियन आर्मी की परेड आयोजित की गई थी, जो कि छावनी से बाहर होने वाली इंडियन आर्मी की पहली परेड थी, ठीक है। तो और अभी यहाँ का एक जिला है, वहाँ का एक छोटा सा गांव है, ठीक है। तो कौन सा जिला है जहाँ पर महिलाओं को स्मार्टफोन रखने के लिए बैन कर दिया गया था? इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, मैं इसको कई बार बता चुका हूँ। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, आप यहाँ तक आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। कई लोग तो बीच में छोड़कर चले जाते हैं। बाकी अगर आप इस क्लास के नोट्स चाहते हैं तो इस क्यूआर कोड को आप स्कैन कर लें, उसके बाद आप टेलीग्राम पर चले जाएंगे, वहां से इसको नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, अर्थात पीडीएफ फॉर्म में रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, अर्थात करंट अफेयर्स की अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी लोगों को जय हिंद, जय भारत, मस्त रहो, स्वस्थ रहो।